press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ब्लड का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी, जैसे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, एक एडल्ट ह्यूमन यानी एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है और फीमेल के अंदर जो होता है ब्लड कितना पाया जाता है वो मेल से कितना कम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, और मैंने ब्लड को कैटेगराइज करके भी बताया था कि जो ब्लड को कैटेगराइज करते हैं कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड कार्पसल्स क्या होते हैं, ब्लड कार्पसल्स के अलग अलग पार्ट मैंने डिस्कस करे थे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लड प्लाज्मा पूरी बता दी थी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जनरली ब्लड कार्पसल्स के जो पार्ट्स होते हैं यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा फ्रेंड्स, उसे ही प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लड कार्पसल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि ब्लड कार्पसल्स के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट वो कौन से होते हैं देखिए, एक तो होती है इसकी आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को मैंने आपको बताया था, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसको हम कहते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिका यानी लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है फ्रेंड होता है एरिथ्रोसाइट होता है। इसके बाद अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका यानी सफेद रक्त कोशिका, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट होता है। तीसरा होता है फ्रेंड्स प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट यानी ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे ब्लड कार्पसल्स के अंदर आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनको जनरली हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट क्या होती है। एरिथ्रोसाइट को समझने के लिए फ्रेंड्स एक बार देखिए, पिछली वीडियो में मैंने एरिथ्रोसाइट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट किसका बायोलॉजिकल नेम होता है और इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी फाइनल ये कहाँ पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम देख लेते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। ब्लड के 2 पार्ट पाए जाते हैं फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ आप उस आई बटन पे क्लिक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर फ्रेंड्स आपका आता है ब्लड प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर ब्लड प्लाज्मा आता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीरम क्या होता है और जो एक लैब टेक्नीशियन होते हैं वो किस तरीके से सीरम, ब्लड के अंदर से सीरम को एक्सट्रैक्ट करके यानी सीरम निकाल कर किस तरीके से वो टेस्ट को आगे लगाते हैं। अब उसके बाद सेकंड मैंने बताया था ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। इनमें पहला था फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आरबीसी क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो या प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, और अगर हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो या प्लेटलेट्स हो उनके नंबर्स कम या बढ़ जाए तो क्या दिक्कतें आने वाली है, इनसे होने वाली बीमारियों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड का जो होता है 55% पार्ट कंज्यूम करता है, और ब्लड कार्पसल्स का मैंने बताया था ये 45% ब्लड का होता है। तो अब इस 45% के अंदर भी फ्रेंड्स जो 45% ब्लड कार्पसल्स होते हैं, और इन ब्लड कार्पसल्स के अंदर जो 45% होता है, इन 45% के अंदर जो आरबीसी की जो परसेंटेज होती है ये 45% होती है। तो इससे आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके अंदर जो आरबीसी की क्वांटिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी 45% इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। इनके अंदर 45% आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं जो एवरेज होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी की क्वांटिटी होती है 5 से लेकर 5.5 यानी 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है।
ठीक है। तो इससे एक बात और आपको याद रखना है कि जो ब्लड कैप्सूल्स के 3 पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इनमें जो है एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो RBC की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी RBC सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे शरीर में जो RBC कितनी पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे जो RBC सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती है, यानी 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब के बीच पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो RBC होती है इन्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। इनके अंदर ना तो कोई न्यूक्लियस पाई जाती है और फ्रेंड्स, और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसके अंदर ना तो कोई केंद्रक होती है और ना ही केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक एक्सेप्शन होती है इसके अंदर, कुछ एक्सेप्शन यानी न्यूक्लियस, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, जिसके RBC के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। जैसे आप याद रखेंगे इलेमा, जिराफ, केमल, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके RBC के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। अब बात करेंगे जो इसके शेप की, और इससे पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसका जो निर्माण होगा, ये जो बनेगा, तो ये हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा। हड्डी आपने देखी होगी, जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच वाली पार्ट, यानी मान लेते हैं हड्डी है, इसके अंदर जो ये पार्ट होता है, इसी के बीच ये RBC पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसकी जो शेप होती है फ्रेंड्स बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव का मतलब क्या होता है, चलिए एक बार बाइकॉन्केव का मतलब समझते हैं। पिछली वीडियो में वैसे मैंने आपको बता दी थी। ये मान लीजिए ये RBC सर्कुलर होती है, लेकिन बीच से क्या होता है, ये थोड़ी कॉन्केव शेप की होती है। ये मैंने आपको नीचे यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है, ये देख लीजिए आप। ये बाइकॉन्केव शेप होती है RBC की। और फाइनली जब RBC यानी किसी भी तरीके से किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज आती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, या किसी भी तरीके से जब RBC डैमेज हो जाती है या डिस्ट्रॉय होती है, तो मरने के बाद जो RBC यानी RBC कहाँ पे जाकर ख़त्म होगी, ये RBC कहाँ पहुँच जाती है, स्प्लीन, यानी स्प्लीन हो या लिवर। तो फाइनली ये लिवर, कुछ तो लिवर में पहुंच जाती है, कुछ स्प्लीन के अंदर जाकर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और स्प्लीन के अंदर जब RBC डिस्ट्रॉय होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ येलोइश फ्लूइड होती है इसके अंदर। तो इसके जो बेकार के मटेरियल होते हैं वो तो स्प्लीन में पहुंच जाते हैं, और जो येलो पार्ट होता है इनका, वो जाकर बाइल डक्ट में स्टोर हो जाता है, जिन्हें आगे हम किसका नाम देते हैं, वो बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का नाम देते हैं। तो जो एक बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन एक केमिकल होता है जो येलोइश कलर का होता है, जो RBC के अंदर ही होता है। तो RBC जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसके अंदर की जो बिलिरुबिन होती है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और वो फाइनली किस में चला जाता है, वो बाइल डक्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, रेड कलर जो होता है RBC की, जो रेड कलर होती है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन यानी एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन। जो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेते, जैसे कहते हैं ना हम खाने में लोहा भी लेते हैं, तो लोहा तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते। तो लेकिन ये क्या होता है, एक तरीका होता है जिनसे हम फूड के ज़रिए से आयरन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, जैसे आयरन हो, मैग्नीशियम हो के, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हीम, दूसरा ग्लोबिन। तो हीम जो होता है इसके अंदर, इसका मतलब होता है आयरन। यहाँ पे देख रहे होंगे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इसके अंदर क्या होता है, आयरन पाया जाता है। आयरन जो होती है इसकी इस फॉर्म में होती है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो यानी ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन वाला पार्ट होता है, दूसरा प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो ग्लोबिन के चैन में क्या होगी, इस पूरी हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल तो हीम के होंगे और 4 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्लोबिन के पाए जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 100 ml। यानी अगर 100 ml ह्यूमन ब्लड की बात करें, तो 100 ml ह्यूमन ब्लड के अंदर 12 से लेकर 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ स्पैन की। तो RBC की जो लाइफ स्पैन होती है जनरली, अभी मैंने आपको बताया था, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है ये 120 डेज़ की होती है। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे देखिए जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड होते हैं, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड मतलब जो ब्लड डोनेट करते हैं, या जो किसी के अंदर जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो RBC की जो लाइफ स्पैन उसके अंदर की होती है 60 डेज़ की होती है। यानी जो ब्लड आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके अंदर जो RBC की जो लाइफ स्पैन होगी वो 60 दिन तक की होती है। और लेकिन जो एक फीटल होती है, फीटल मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा
FOE आएगा। ये फीटल के अंदर जो फीटल की जो RBC होती है उसकी लाइफ स्पेन होती है 180 डेज़ की। अब इसके शेप की बात कर ली हमने। शेप जो इसकी होती है बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव मतलब क्या होती है, जो सर्कुलर होती है लेकिन बीच से थोड़ी चपटी होती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो एवरेज लाइफ स्पेन होती है। अभी तो मैंने आपको बताई थी जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड होता है, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड की क्या इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, और फीटल जो होते हैं, एक फीटस होता है जो बच्चा होता है, काफ़ी छोटा इन्फेंट होता है, उनकी लाइफ, उनके अंदर की जो RBC होती है उनकी लाइफ स्पेन क्या होती है। लेकिन उसके बाद अब देखिए जो टोटल ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो एक RBC यानी लाल रक्त कोशिका की जो लाइफ स्पेन होती है, जो जीवन काल होता है उनका 120 दिन का जीवन काल होता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हिली एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर उन्हें रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर यानी एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। जिससे क्या होता है, जो लोग ऊँचाई पर रह रहे होते हैं, जो लोग पहाड़ों पे ऊपर रह रहे होते हैं, तो उनको क्या होता है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती है, घुटन होती है। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर RBC के साइज़, तो RBC के जो नंबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद एक वर्ड आता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC का फॉर्मेशन। एक वर्ड होता है, ये बायोलॉजिकल वर्ड है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि एक प्रोसेस होती है जिससे RBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस को, यानी RBC के बनने की प्रक्रिया को ही हम इरिथ्रोपोइसिस का नाम देते हैं। अब बात आती है कि ये जो RBC किस तरीके से, RBC जो हमारी बॉडी के अंदर अगर कम हो जाए तो उसको कैसे पूरा किया जाए। तो RBC को पूरा करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो RBC का कलर होता है रेड होता है। तो जो ब्लड का कलर होगा वो रेड होगा। तो हीमोग्लोबिन जो होगा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम होगी तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। तो हीमोग्लोबिन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हीम कंटेनिंग पिगमेंट, यानी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो उसके अंदर जो होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर मेन होता है आयरन और उसके बाद प्रोटीन होती है। तो आप अगर अपने अंदर के जो आयरन की क्वांटिटी, जितनी अपने अंदर जो आयरन की कमी हो गई है, अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पूर्ण हो जाएगी। जितनी मात्रा में आप हीमोग्लोबिन चाहिए तो आपकी हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाया जाए। तो हीमोग्लोबिन को अगर आपके अंदर बढ़ानी हो तो आप आयरन वाले फूड खाएंगे, जैसे आप पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं। जितनी पत्तेदार सब्जी होती है उनके अंदर आयरन पाया जाता है। या आप विटामिन B12 ले सकते हैं, विटामिन B12 हो, या विटामिन C ले सकते हैं। विटामिन C जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनको आप ले सकते हैं आप अपनी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए फॉलिक एसिड वाले फूड को आप ले सकते हैं। तो ये सब टोटल ये फूड जो होते हैं ये सारे क्या करते हैं, फाइनली RBC को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, RBC के फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। इतनी सारी बातों को पढ़ने के बाद अब देखते हैं RBC के जो हमारी बॉडी के अंदर मेन क्या काम होता है, RBC क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया था, थोड़ी बहुत जानकारी दी थी कि RBC का जो मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब देखते हैं ये किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, तो बाहर से जो एयर होता है उनमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को जब हम सांस में लेते हैं, यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं या शोषण करते हैं, तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। और वो जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचाना होता है। तो इनको जो बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचाने का मेन काम होता है यहाँ पे RBC का। और इसके साथ साथ जो CO2 प्रोड्यूस होता है, जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं फ्रेंड्स, उसको सांस में लेने के बाद जो पूरी बॉडी में जाती है, उसे वापस जितने भी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे क्या होता है, उनसे फाइनली CO2 का प्रोडक्शन होता है। जो CO2 को फिर वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर, पूरे टिश्यूज़ से लेकर, पूरे सेल्स से लेकर वापस लंग्स तक लाने का काम भी RBC का ही होता है। उसके बाद देखिए फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो खाना हम खाते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो हार्मोन्स, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, कई तरीके की जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। हार्मोन्स के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, तो इनको क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ले जाने का काम भी RBC का ही होता है। तो इससे फ्रेंड्स अब आप समझ सकते हैं कि RBC हमारी बॉडी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। RBC का जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद देखिए ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट
लंग से लेकर पूरी सेल तक को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है और जो उसके बाद जो CO2 प्रोड्यूस होता है उनको वापस पूरी बॉडी से, पूरे सेल से लेकर वापस लंग्स तक लाने का जो काम RBC ही करती है। अब देखिए एक और इसका काम है कि एसिड और बेस के, एसिड हो या बेस हो, उनके pH को बैलेंस करके रखता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका काम तो यह है कि एसिड बैलेंस या कोई भी आयंस वगैरह है उनको बैलेंस करने का काम RBC ही करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि अगर RBC किसी व्यक्ति के अंदर, RBC की क्वांटिटी या RBC के नंबर्स, यानी RBC के नंबर्स अभी मैंने आपको बताए थे, RBC कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब के बीच होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर RBC की क्वांटिटी कम हो जाती है, या क्या होता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर RBC के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको अब हम देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर RBC के नंबर बढ़ जाते हैं तो ये एक बीमारी है, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए RBC के नंबर घट भी रहे हैं तो भी वो एक तरीके की बीमारी को पैदा करती है। अब देख लेते हैं वो कौन सी बीमारी है जो RBC के बढ़ने या घटने से पैदा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया के बारे में फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी का होना, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, तो वो एक बीमारी को पैदा करती है जिसे हम एनीमिया का नाम देते हैं। यानी एनीमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी का होना। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, यानी अगर उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, ज़रा आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए खून की कमी है, तो खून के अंदर ही हमारे RBC पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर RBC के नंबर्स कम हो जाएंगे, और अगर RBC के नंबर एक बार कम हो गए तो उस व्यक्ति को क्या होगा, एक बीमारी हो जाएगी जिसे एनीमिया का नाम देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि RBC का जो हमारी बॉडी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर किसी व्यक्ति के मान लीजिए खून की कमी होती है तो RBC के नंबर्स घट जाएंगे, और फाइनली जो पर्सन होगा उनको क्या क्या दिक्कतें आएगी, तो वो एक तो पहली बात जो खून की कमी होगी उनके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएगी, जैसे सुस्ती का होना, चलने फिरने में दिक्कतें आना, बहुत कमज़ोरी फील होना, और उसके साथ साथ जो उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी वगैरह भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो RBC अगर उसके अंदर बॉडी में कम हो जाती है तो उससे ये सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो गई एनीमिया के बारे में। एनीमिया का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो RBC के नंबर्स कम हो जाना, तो इसे यानी खून की कमी का हो जाना। तो किसी व्यक्ति के अंदर अब आप देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है तो आप उन्हें जो वो चीज़ें आप दे सकते हैं खाने में जो क्या करती है उनके RBC को बढ़ा सके। तो RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था विटामिन C से रिलेटेड जितनी भी फूड है वो खा सकते हैं आप। आयरन कंटेनिंग फूड खा सकते हैं, यानी जो भी फूड जिसके अंदर आयरन पाया जाता है, यानी पत्तेदार सब्जी जितनी भी हो आप उसे खा सकते हैं अपने RBC को प्रोडक्शन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक बात और कर लेते हैं इसके बाद। अगर अभी तो मैंने आपको बताया था कि RBC अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो क्या दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर ज़रा सोचिए आप, अगर RBC हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाए, कम होने की जगह RBC बढ़ जाए, या RBC के साइज़ बढ़ जाए, या RBC के नंबर्स बढ़ जाएं, तो हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उनसे होने वाले क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर RBC के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो यानी RBC के नंबर्स बढ़ जाएं या RBC का साइज़ बढ़ जाता है, तो व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो ब्लड होता है हमारे वैन के अंदर होती है, नस के अंदर होती है, तो ये मान लीजिए ये कोई हमारी बॉडी की नस है, और इसके अंदर क्या है RBC की साइज़ अभी क्या है, ये RBC के साइज़, ये RBC है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए अगर इनके नंबर्स बढ़ जाएं, अभी देखिए RBC यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में इसके अंदर RBC है, ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में इजीली फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर मान लीजिए RBC का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे वेंस के अंदर बहुत ज़्यादा हो, RBC के नंबर्स बढ़ने लगा, या RBC का साइज़, यानी ये नॉर्मल साइज़ है, इससे मान लीजिए RBC का साइज़ बढ़ जाता थोड़ा सा, तो RBC का अगर मान लीजिए फ्रेंड साइज़ बढ़ जाएगा या RBC के नंबर्स बढ़ जाएंगे बहुत, तो क्या होगा, ये आर्टरीज होगी, यानी जो वेंस वगैरह हैं इनके अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और उनके अंदर क्या है, वेंस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, और फ्रेंड फाइनली क्या होगा, जो भी पेशेंट होगा उनका BP यानी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर जब एक बार हाई हो जाएगा तो यही एक फाइनल रिजल्ट होता है, व्यक्ति को एंजीना यानी एक बीमारी हो जाती है, चेस्ट में दर्द होना, यानी छाती के अंदर दर्द होना, छाती के अंदर जकड़न होना, और इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी पेशेंट की नस ब्लॉक हो जाती है, और इसके ब्लॉक होने के साथ जो हमारा दिल होता है, दिल का मेन काम होता है ब्लड को पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करना, पूरे शरीर के अंदर परिसंचरण करना,
लेकिन फ्रेंड्स अगर वो आर्टरी या कोई भी नस हो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जाए, तो अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और फाइनली उससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को ये पैदा करेगी। उम्मीद है आपको ये इरिथ्रोसाइटोपिनिया वर्ड समझ आ गई होगी। इरिथ्रोसाइटोपिनिया का ही मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का नंबर अगर शरीर के अंदर बढ़ जाएगा, उनको हम एक बीमारी का नाम देते हैं जिसे हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया का नाम देते हैं। ये फ्रेंड्स इरिथ्रोसाइटोपिनिया का यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, आरबीसी की संख्या एवं आकार में वृद्धि। आरबीसी की संख्या हो या उसके आकार हो, जब एक बार उसकी आकार या नंबर्स में वृद्धि हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है, तो जिससे क्या होगा, उनको बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएगी पेशेंट को और उनको बहुत सारी तकलीफें होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। अब बात डब्ल्यूबीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, डब्ल्यूबीसी का जो एक बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट होता है। इसे हम वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी, अभी मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ब्लड को एक तो कलर देना और दूसरी बात ब्लड के अंदर बहुत सारे फंक्शंस इसके बताए थे। लेकिन फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट का जो कलर होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट नहीं पाई जाती। यानी हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट इसके अंदर नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, यानी ये हमें बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखाई देने लग जाता है। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है फ्रेंड्स ये 10 to 15 डेज़ की होती है। तो फ्रेंड जो ल्यूकोसाइट की जो लाइफ स्पैन होती है 10 से 15 दिन की होती है। 10 से 15 दिन के बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए सेल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। और बात करते हैं जो ल्यूकोसाइट होती है, 1 मिलीमीटर क्यूब में जितनी भी ल्यूकोसाइट पाई जाएगी, जितने भी श्वेत रक्त कणिका पाई जाएगी, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर जितनी श्वेत रक्त कणिका पाई जाएगी, उसे ही हम एक वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, टीएलसी वर्ड यूज़ करते हैं। टीएलसी का मतलब समझिए, टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट का मतलब होता है जो श्वेत रक्त कणिका होती है यानी वाइट ब्लड सेल होती है, इनके टोटल नंबर्स 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना पाया जाएगा। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में, जैसे कि मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताया था, आरबीसी में 5 से लेकर 5.5 मिलियन के बीच पाया जाता है। इसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर क्यूब तक ये पाया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो आरबीसी है टोटल ब्लड कैप्सूल्स के अंदर, डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, इनमें सबसे कम मात्रा किसकी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं इसके जो 2 मेन पार्ट होते हैं, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहली पार्ट तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है, ग्रेन्यूल का मतलब होता है दानेदार। तो जो डब्ल्यूबीसी की जो साइटोप्लाज्म होगी, जो डब्ल्यूबीसी एक रेगुलर शेप की होती है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अमीबा को देखा होगा तो इसी तरीके से कुछ डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है, इसकी जो ये साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल या जो दानेदार संरचना आप देख रहे हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलती। जो दानेदार संरचना जिसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, जिस ऑर्गेनल्स के अंदर, उसे हम ग्रेन्युलोसाइट का नाम देते हैं, और जिसके अंदर ये दानेदार संरचना देखने को मिलती है उन्हें हम एक ग्रेन्युलोसाइट का नाम देते हैं।